1984 पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमृतसर के हरमिंदर साहिब परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थी। केंद्र सरकार चिंतित थी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले सरकार ने एक और बेहद गुप्त मिशन की तैयारी की थी। फ्लैशबैक में आज कहानी ऑपरेशन सनडाउन की, एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसे शुरू होने से ठीक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रद्द कर दिया था। कहा जाता है कि अगर उस वक्त इस मिशन को मंजूरी मिल जाती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म 1947 में पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव में हुआ था। वह दमदमी टकसाल नाम के सिख धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ था और शुरुआत में उसकी पहचान एक धार्मिक प्रचारक के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा आक्रामक और विवादित होती चली गई। उन्नीस 1970 के दशक के आखिर तक वह सिर्फ धार्मिक चेहरा नहीं रहा, बल्कि पंजाब की राजनीति और कट्टरपंथी आंदोलन का बड़ा नाम बन गया। उस समय पंजाब के चंडीगढ़ पर अधिकार, नदी के पानी का बंटवारा और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और सिखों के अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ रहा था। अकाली दल इन मांगों को राजनीतिक तरीके से उठा रहा था, लेकिन इसी दौरान कट्टरता और हिंसा भी बढ़ने लगी। 1981 में पत्रकार और पंजाब केसरी समूह के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या के बाद पंजाब के हालात तेजी से बिगड़ गए। सरकार और एजेंसियों का मानना था कि भिंडरावाले के समर्थकों का नाम कई हिंसक घटनाओं में आ रहा था। इसी वजह से उसकी छवि एक उग्रवादी नेता के रूप में दिखने लगी। 1982 और 1983 तक हालात और गंभीर हो गए। भिंडरावाले अमृतसर के अकाल तख्त में रहने लगा, जहां उसके साथ हथियारबंद समर्थक भी मौजूद थे। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे थे और मजबूत मोर्चेबंदी बनाई जा रही थी। पुलिस कर्मियों, नेताओं और आम लोगों पर हमलों की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। केंद्र सरकार को डर था कि पंजाब में अलगाववाद और हिंसा तेजी से फैल रही है। यही वजह थी कि मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और धार्मिक संवेदनशीलता का बड़ा संकट बन गया। इसी दौरान सरकार और खुफिया एजेंसीज ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन तैयार किया, जिसे ऑपरेशन सनडाउन का नाम दिया गया। ये प्लान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और विशेष कमांडो यूनिट की मदद से बनाई गई। इस पूरे प्लान का मकसद था कि रात के समय में गुप्त तरीके से कमांडो कार्रवाई कर भिंडरावाले को जिंदा पकड़कर लेकर आए और कोशिश ये थी कि हरमिंदर साहिब परिसर को नुकसान ना पहुंचे और श्रद्धालुओं की भी जान सुरक्षित रहे। जीबीएस सिद्धू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व विशेष सचिव अपनी किताब खालिस्तान षड्यंत्र के चैप्टर 9 में लिखते हैं कि हेलीबॉर्न कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए स्वर्ण मंदिर परिसर में उतरने वाले थे और बेहद कम समय में ऑपरेशन खत्म करने की तैयारी थी। अब समझते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन के तहत रॉ एंड स्पेशल कमांडो यूनिट्स का प्लान क्या था। आखिर ऑपरेशन सनडाउन का मकसद सिर्फ भिंडरावाले को पकड़ना नहीं था, बल्कि ऐसा करना था जिससे स्वर्ण मंदिर परिसर को कम से कम नुकसान पहुंचे और मामला बड़े सैन्य टकराव में न बदल जाए। इसलिए रॉ और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीआरपीएफ और दूसरी एजेंसियों के बीच बेहद बारीकी से प्लान तैयार किया गया था। जीबीएस सिद्धू की अगर आप किताब देखें तो इसमें पेज नंबर 144 पर बताया गया है कि अगर सीआरपीएफ जवान पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेरने वाले थे और इसका उद्देश्य ये था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर ना जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि अगर बाहर से हथियारबंद समर्थक पहुंच गए तो भीतर मौजूद लोग
भागने लगेंगे और हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले पूरे इलाके को सील करने की तैयारी की गई थी। इसके बाद असली कार्रवाई शुरू होनी थी। Mi-4 हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए परिसर के ऊपर पहुंचते। इनमें मौजूद SFF कमांडो अचानक नीचे उतरते और सीधे उस जगह की तरफ बढ़ते जहां भिंडरावाले प्रवचन देता था। एजेंसियों ने ये समय इसलिए चुना था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि प्रवचन खत्म होने के दौरान उसके आसपास सुरक्षा घेरा अपेक्षाकृत कमजोर होगा और कमांडो तेजी से कार्रवाई कर पाएंगे। ऑपरेशन में कमांडोज की अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई थीं। कुछ कमांडोज सीधे भिंडरावाले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, जबकि दूसरी टीम उसके हथियारबंद गार्ड्स को रोकती। इसके साथ ही SFF और CRPF की बाकी टीमें दो हिस्सों में बंटने वाली थीं। एक टीम पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर निगरानी रखती ताकि अगर भिंडरावाले भागने की कोशिश करे तो उसका रास्ता तुरंत रोका जा सके। दूसरी टीम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लंगर परिसर और गुरु नानक निवास के बीच वाले रास्ते पर तैनात रहती। योजना ये थी कि हेलीकॉप्टर से उतरे कमांडो भिंडरावाले को पकड़कर इसी रास्ते तक लाएंगे और फिर वहां मौजूद सुरक्षा बल उसे अपने कब्जे में लेकर तय स्थान पर लेकर जाएंगे। April 1984, 2 months before, Blue Star sundown operation was planned by Director General Security, Mr. Nagrani. Mr. called him that now Nagrani plan an operation so that we can pick up Bhindranwale from Langar roof when he's addressing his audience. A briefing was arranged for Mrs. Gandhi. Briefing by? Briefing by Mr. Kaur and Nagrani. They briefed that we will pick up 2 helicopters, they rope down and they will pick up and take him away. Mrs. Gandhi asked this question, what about the civilians? Maybe 10, 20, 30 people. So compare this loss with thousands of people dying in Blue Star. She must have been told by other members of the Wanakam Road, please don't accept this thing. We do not want Bhindranwala alive. Otherwise he'll spill the means that I was doing their work. इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम निर्देश ये था कि किसी भी हालात में भिंडरावाले को हरमिंदर साहिब के अंदर नहीं जाने देना। एजेंसियों को डर था कि अगर वो वहां जाकर छिप गया तो उसे बाहर निकालने के लिए भारी बल प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंच सकता था, जिससे पूरे देश में बड़ा तनाव फैलने का खतरा था। यही वजह थी कि कमांडो को साफ आदेश दिए गए थे कि ऑपरेशन बेहद तेज, सीमित और सटीक होना चाहिए। रॉ और SFF ने इस मिशन की तैयारी के लिए दिल्ली में स्वर्ण मंदिर परिसर का मॉडल भी तैयार किया था। इसी मॉडल पर कमांडोज को लगातार अभ्यास कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी कि SAS के सलाहकारों ने भी हेलीकॉप्टर मूवमेंट, कमांडो लीडिंग और ऑपरेशन के तालमेल को लेकर सुझाव दिए थे। उनका मानना था कि अगर ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाए तो गोलीबारी और आम लोगों के हताहत होने का खतरा भी कम किया जा सकता है। ऑपरेशन सनडाउन का पूरा प्लान तैयार होने के बाद सबसे अहम और आखिरी फेज था इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने पेश करना। उस समय रॉ के पूर्व प्रमुख और इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा सलाहकार में गिने जाने वाले RN काओ इस मिशन की निगरानी कर रहे थे। वहीं इस पूरे ऑपरेशन की ग्राउंड प्लानिंग और कमांडो स्ट्रेटेजी तैयार करने में SFF से जुड़े अधिकारी नागरानी की अहम भूमिका थी। अप्रैल 1984 में काओ ने नागरानी से कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरे हेलीबॉर्न ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी चाहती हैं। बैठक इंदिरा गांधी के एक सफदरजंग रोड स्थित आवास के पास बने उनके निजी दफ्तर में हुई। शुरुआत में नागरानी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। उनका मानना था कि ऑपरेशन की पूरी जानकारी काओ के पास भी है, इसलिए वही प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दें। लेकिन आखिर में नागरानी को ही पूरी योजना समझानी पड़ी और उस दौरान RN काओ भी वहीं मौजूद थे। नागरानी ने इंदिरा गांधी को बताया कि कैसे Mi-4 हेलीकॉप्टर्स की मदद से SFF कमांडो स्वर्ण मंदिर परिसर में उतरेंगे, कैसे CRPF बाहर से पूरे इलाके की घेराबंदी करेगी और कैसे कुछ ही मिनटों में भिंडरावाले को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद धार्मिक स्थल को नुकसान से बचाना और बड़े सैन्य संघर्ष से बचना है। लेकिन पूरी ब्रीफिंग के दौरान इंदिरा गांधी का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं था कि ऑपरेशन कितना सफल हो सकता है।
उनका सबसे बड़ा सवाल था कि इसमें कितने लोगों की जान माल को नुकसान पहुंच सकता है। यही वह सवाल था जिसने पूरी योजना की दिशा बदल दी। नागरानी ने जवाब दिया कि ऑपरेशन में दोनों हेलीकॉप्टर खोने का खतरा हो सकता है और करीब 20% कमांडो मारे जा सकते हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि आम नागरिकों की कितनी मौत हो सकती है, तब नागरानी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ऑपरेशन बैसाखी के आसपास करने की योजना थी। उस समय स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहते थे। किसी को ठीक ठाक अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन के दौरान वहां कितने लोग होंगे और गोलीबारी या भगदड़ की स्थिति में कितनी जानें जा सकती हैं। काफी देर चर्चा के बाद नागरानी ने अनुमान जताया कि अगर ऑपरेशन के रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ गए तो करीब 20% आम नागरिकों की मौत हो सकती है। यही आंकड़ा सुनकर इंदिरा गांधी असहज हो गईं। उन्हें लगा कि अगर सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत होती है तो उसका असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में भारी तनाव फैल सकता है। यहीं पर ऑपरेशन सनडाउन रुक गया, लेकिन पंजाब में हिंसा और तनाव लगातार बढ़ रहा था। कुछ महीनों बाद हालात इतने बिगड़ गए कि वही सरकार जो सीमित कमांडो ऑपरेशन में समाधान चाहती थी, आखिरकार सेना की बड़ी कार्रवाई यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरफ बढ़ गई। उस समय तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल A.S. वैद्य थे, जबकि ऑपरेशन का नेतृत्व मैदान में लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने संभाला। 1 जून 1984 में अमृतसर में सेना की गतिविधियां बढ़ने लगी। शहर में कर्फ्यू लग गया और संचार व्यवस्था पर नियंत्रण शुरू हो गया। 3 जून को गुरु अर्जन देव शहीदी गुरुपर्व था, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरमिंदर साहब पहुंच गए थे। यही वजह बाद में सबसे ज्यादा विवाद का विषय बनी, क्योंकि ऑपरेशन के समय परिसर में आम श्रद्धालु भी मौजूद थे। 5 जून 1984 की रात सेना ने हरमंदिर साहिब परिसर में प्रवेश शुरू किया। शुरुआती योजना सीमित बल प्रयोग की थी, लेकिन सेना को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अकाल तख्त की तरफ से लगातार गोलीबारी हुई। इसके बाद सेना ने बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियार का इस्तेमाल किया। पूरी रात गोलीबारी चलती रही। 6 जून तक सेना ने परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले मारा गया। उसके साथ पूर्व मेजर जनरल शाबेग सिंह और कई समर्थक भी मारे गए। लेकिन एक सवाल जो आज भी पूछा जाता है वो ये कि अगर ऑपरेशन सनडाउन को मंजूरी मिल जाती तो क्या इतिहास बदल सकता था? कुछ पूर्व अधिकारी मानते हैं कि उस ऑपरेशन से कम नुकसान होता और बड़े सैन्य अभियान की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी राय ये भी है कि अगर ये मिशन विफल हो जाता तो हालात और खतरनाक हो सकते थे। यही वजह है कि ऑपरेशन सनडाउन आज भी भारत के सबसे चर्चित क्या होता अगर वाले सवालों में शामिल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित सैन्य अभियानों में गिना जाता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब भारत को आतंकवाद या उग्रवाद से निपटने के लिए बड़े स्तर पर सैन्य और कमांडो ऑपरेशन चलाने पड़े। ब्लू स्टार से पहले और उसके बाद भी देश में कई ऐसे बड़े ऑपरेशन हुए जिन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीति और स्पेशल फोर्सेस की भूमिका को नई दिशा दी। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो कि 1986 और 1988 में स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था, जिसमें घेराबंदी और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए सरेंडर कराया गया। इसके बाद ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में लिट्टे उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना का बड़ा सैन्य अभियान था। फिर बात ऑपरेशन अश्वमेध की जो कि 1993 में हाईजैक इंडियन एयरलाइंस विमान के यात्रियों को बचाने के लिए चलाया गया था। इसके बाद 26/11 मुंबई ऑपरेशन, 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान ताज होटल, ओबरॉय और नरीमन हाउस में आतंकियों के खिलाफ NSG की कार्रवाई की गई थी।
दुनिया में भी कई ऐसे बड़े सैन्य और कमांडो ऑपरेशन हुए हैं जिनकी तुलना अक्सर ऑपरेशन ब्लू स्टार से की जाती है। इनमें इजराइल का ऑपरेशन एंटेबे, सऊदी अरब का मक्का ग्रैंड मस्जिद सीज और रूस का मॉस्को थिएटर सीज और पाकिस्तान का लाल मस्जिद ऑपरेशन शामिल है। इन सभी ऑपरेशन में धार्मिक स्थल, आतंकवाद जैसी गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए सेना और कमांडो कार्रवाई की गई थी। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीति, एक्सप्लेनर और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप दैनिक जागरण की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही जागरण.com की वेबसाइट पर भी खबरें पढ़ सकते हैं। कैमरे के पीछे से देव चौबे और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।